मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। पिछले कई दिनों से भूख और थकान से मेरा शरीर टूट चुका था। मेरे पास ना तो खाना था। मजबूरी में मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। हर घर के दरवाजे पर जाकर उम्मीद से खड़ी होती, शायद कोई मेरी हालत पर तरस खा ले। उस दिन मैं एक बहुत बड़े घर के सामने पहुंची। उसकी दीवारें ऊंची और बड़ा सा गेट देखकर मुझे लगा कि यहाँ से कुछ अच्छा मिलेगा। मैंने धीरे धीरे गेट खटखटाया। दरवाज़ा खुला और सामने जो आदमी खड़ा था उसे देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। यही वह आदमी था जिसने कुछ दिन पहले एक सुनसान सड़क पर मुझे पकड़ने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। मैं डर से कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने मेरे साथ ऐसा किया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कई दिन मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत छोटी थी, बस इस दुनिया में अकेली रह गई। मेरी माँ का देहांत मेरे जन्म के 2 साल बाद हो गया था। मेरे पास न भाई था न बहन। माँ के जाने के बाद पापा ने मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन वे खुद बीमार रहने लगे। उनके फेफड़ों और जिगर से जुड़ी हुई बीमारियों ने उन्हें कमजोर बना दिया। वे काम करने लायक नहीं रह गए थे। दादी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पापा का इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, जब वह कुछ कमाता ही नहीं तो उसके लिए पैसे क्यों खर्च करें। अगर दादी ने पापा का इलाज कराया होता तो शायद वे बच जाते, लेकिन दादी ने हमेशा पैसों के ऊपर रिश्ते रखे। दादी ने लाला चाचा को लालच देकर कहा, अगर यह आदमी मर जाता है तो इसका हिस्सा भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। पापा के मरने के बाद दादी और चाचा ने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया। पापा ने एक बार मुझसे कहा था, तुम्हारी माँ से मेरी शादी भले ही तय हुई थी, लेकिन हमारे बीच का प्यार किसी प्रेम विवाह से कम नहीं था। पापा ने यह भी कहा था कि वह आज तक माँ को भूल नहीं पाए थे, लेकिन दादी और चाचा के व्यवहार ने उन्हें टूटने पर मजबूर कर दिया। यह वही वजह थी कि माँ के जाने के बाद पापा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। माँ मुझे पापा की गोद में छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। पापा ने कभी दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं अपनी बेटी को स्वर्ग जैसा जीवन देना चाहता हूँ। मैं खुद की देखभाल कर लूँगा, उसे पाल लूँगा, लेकिन इसे कभी किसी और महिला के हाथों में नहीं सौंपूंगा। उनकी यह बात मुझे हमेशा याद रहेगी। पापा का मेरे प्रति इतना प्यार गहरा था कि मैं कभी यह महसूस ही नहीं कर पाई कि माँ मेरे साथ नहीं है। लेकिन दादी और बुआ ने बचपन से ही माँ की गैर मौजूदगी का खूब फायदा उठाया। उन्होंने कभी मुझे प्यार और अपनापन नहीं दिया। मेरे हर काम में केवल पापा ही मेरे साथ खड़े होते। दादी और बुआ को जैसे बस पापा के मरने का इंतजार था। उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी लगाव नहीं था। पापा के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस समय मैं केवल 10 साल की थी। मैंने ऊपर होते हुए अत्याचार देखे, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह सकी। मेरे पास ना कोई और सहारा था, ना ही कोई सुनने वाला। दादी और बुआ ने मुझे पूरे घर का काम करने के लिए लगा दिया। पढ़ाई की उम्र में मुझे खाना पकाने के लिए मजबूर कर दिया। उन दिनों मुझे अपने अपनों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मेरे अपने ही मुझे तिरस्कार के साथ देख रहे थे। पापा के जाने के बाद उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की ठान ली। उन्हें यह तक नहीं लगा कि अगर मैं उनके पूरे घर का ध्यान रख रही हूँ, तो उन्हें भी कभी मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। दादी अपने बेटे की बेटी से ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करती थी। उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उन्होंने एक बार यह भी सोचा कि आखिर मैं उनकी पोती हूँ, उन्हें मेरे लिए भी वैसे ही खड़े होना चाहिए था जैसे वो अपनी बेटी और उसके बच्चों के लिए खड़ी होती थी। मुझे कभी माँ का प्यार महसूस नहीं हुआ। मैंने यह कभी नहीं जाना कि माँ का प्यार कैसा होता है। जब तक पापा जीवित थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सके। पापा हमेशा मुझे बहुत प्यार करते थे। भले ही वह घर उनका था, लेकिन उसमें मुझे कभी अपना अधिकार महसूस नहीं हुआ। मेरी बुआ देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वह मुझे बहुत बुरी लगती थी। कारण था कि उन्होंने मुझे कभी अच्छा इंसान नहीं समझा। वह मुझ पर कभी दया नहीं करती थी। मेरी माँ की हर चीज, चाहे वह उनके सामान हो या उनका कमरा, उन्होंने सब कुछ अपने हिस्से में ले लिया था। जब मेरी बुआ भी हमारे घर में रहने लगी तो उन्होंने दादी का साथ दिया। बुआ हमेशा चाचा और दादी की बातों का समर्थन करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो वह इस घर में आराम से नहीं रह पाएंगी। इसलिए उन्होंने भी कभी मुझ पर दया नहीं की। जब तक पापा जीवित थे तब तक मैं अपनी माँ की चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन पापा के मरने के बाद दादी और बुआ ने मेरी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया। मुझे इस घर में कभी किसी चीज़ का अधिकार नहीं था। मुझे एक नौकरानी की तरह रखा गया। खाने के लिए मुझे सिर्फ सूखा और बचा हुआ खाना मिलता। चाचा भी यह सब देखते रहते, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलते। दादी कहती थी कि उनके बड़े बेटे की कमाई ज्यादा है, इसलिए इस घर पर उनका अधिकार भी ज्यादा है। बुआ के दो बेटे थे, यही कारण था कि दादी उन्हें प्यार करती थी जैसे इस दुनिया में उनसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन बुआ कैसी थी यह सिर्फ मैं जानती थी। वह कितनी कठोर और खराब थी। इतनी छोटी उम्र में मैंने लोगों का चेहरा पढ़ना सीख लिया था और यह समझ लिया था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मैं नहीं जानती कि इंसान के चेहरे पर कितने नकाब होते हैं और समय के साथ वे कैसे बदलते रहते हैं। यह सब मैंने कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार से सीखा, अपने ही घर के लोगों से, जो केवल नाम के मेरे थे, वरना कोई भी मुझे पहचानता तक नहीं था। उन्होंने कभी मुझे प्यार की नज़र से नहीं देखा। पापा के मरने के बाद ताई ने घर की हर चीज़ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। उन्होंने घर की हर चीज़ को अपने हिस्से में ले लिया। दादी चुपचाप यह सब देखती रही। उन्होंने ताई का साथ दिया। घर में कोई भी काम ताई की मर्जी के खिलाफ नहीं होता था। यहाँ तक कि चाचा भी ताई से बहुत डरते थे। यही वजह थी कि मेरी जिंदगी खराब होती जा रही थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। जब पापा जीवित थे तो अपनी कमाई से मुझे स्कूल भेजते थे, लेकिन जिस दिन से पापा का निधन हुआ उसी दिन से ताई ने घर की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी। तब से मेरे पढ़ने के सपने चूर चूर हो गए। अगर पापा जीवित होते तो वह मेरे हर सपने को पूरा करते, लेकिन यहाँ तो हर कोई मेरे सपने को तोड़ने में लगा था। किसी को मेरी परवाह नहीं थी। कौन मेरी इच्छाओं को पूरा करता। ताई और दादी मुझे अपना दुश्मन मानती थी। यही कारण था कि दोनों ने मुझे इस घर से निकालने का फैसला कर लिया था। उन्होंने सोचा कि मुझे कहाँ भेजा जाए, क्योंकि उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि अगर लोग यह जान गए कि दादी और ताई ने मुझे घर से बाहर निकाल कर दिया है तो लोग उन्हें बहुत बुरा भला कहेंगे। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से उन्होंने अब तक मुझे घर में बर्दाश्त किया हुआ था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। वे इतने अच्छे लोग नहीं थे कि मेरे लिए रहने की अच्छी जगह का इंतजाम करते, इसलिए मेरी ताई ने मुझे एक कोठे वाली के हवाले कर दिया। इसका मतलब था कि उन्होंने मुझे एक कोठे वाली को बेच दिया। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से यह कहा कि मैं खुद ही घर से भाग गई हूँ, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने उस कोठे वाली से मेरे लिए बहुत मोटी रकम ली थी। मुझे 11 साल की उम्र में कोठे पर बेच दिया गया। जब वह औरत मुझे लेने आई तो पहले उसने मुझे बड़ी हैरानी से देखा। कभी वह मुझे देखती तो कभी मेरी ताई को।
वह औरत इस बात पर विश्वास नहीं कर पाई थी कि एक माँ की जगह लेने वाली महिला अपनी ही बेटी जैसी लड़की को कोठे पर कैसे बेच सकती है। लेकिन यह सच था कि ताई ने मुझे बेच दिया था। उस औरत से मुझसे दुश्मनी मान ली थी। उसने मुझे घर से बाहर फेंक दिया, कोठे वाली को सौंप दिया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उस समय बहुत रोया। मैं कह रही थी कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। मैं अपने पिता के घर में रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी थी जिसे कोई सुन ही नहीं रहा था। मैंने चाचा को बहुत आवाज़ दी, लेकिन घर में होने के बावजूद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं बहुत देर तक रोती रही और चाचा को पुकारती रही, लेकिन कोई मेरी आवाज़ सुनने नहीं आया। जब वह बाहर नहीं आए तो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गाड़ी में बैठा कर ले गई। उसने मुझसे कहा, देख लड़की, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चल। अगर मेरे साथ चलेगी तो हमेशा तेरा भला होगा। अब से मैं ही तेरे साथ हूँ। अब मैं उसी पर निर्भर थी। वह मुझे जहाँ ले जाना चाहती, मैं उसकी मर्जी के मुताबिक चलने को मजबूर थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हम एक पुराने से हवेली जैसे मकान पर पहुँचे। उस औरत ने मुझसे कहा, यह कोठा है, यहाँ लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। तेरी ताई ने तुझे तेरे लिए बहुत बड़ी रकम दी है। उसने कहा, यहाँ तेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं। मैंने तेरी कीमत चुकाई है और इसलिए अब मुझे उसका वसूल करना होगा। मैं अवाक खड़ी खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे ही परिवार के लोग, जिन्हें मैं अपना मानती थी, उन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। वह औरत मुझे हवेली के अंदर ले गई। अंदर अजीब सा माहौल था। कुछ औरतें मुस्कुरा रही थीं, कुछ लड़कियां मायूस चेहरे के साथ एक कोने में बैठी थीं। किसी ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह औरत मुझे एक कमरे में ले गई। उसने कहा, यह तेरा कमरा है। अब से यही तेरा घर है। जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, तुझे वही करना होगा। मैं डर और गुस्से से कांप रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर वापस जाना है। लेकिन उसने हंसते हुए कहा, तेरा घर, तेरे अपने ही तुझे यहाँ छोड़ बेच गए हैं। अब तू मेरा है। जितना जल्दी यह बात समझ जाएगी उतना अच्छा होगा। उस रात मैं रोते रोते सो गई। मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। अगर वह जिंदा होते तो शायद आज यह दिन कभी देखना नहीं पड़ता। मैंने खुद से वादा किया कि किसी भी हालत में मैं इस जगह से निकल कर रहूंगी। लेकिन कैसे? यह सवाल मुझे पूरी रात परेशान करता रहा। अगले दिन उस औरत ने मुझे दूसरी लड़कियों से मिलवाया। उनमें से कुछ बहुत सी छोटी थीं, मेरी ही उम्र की। वे सब मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं भी अब उनकी ही तरह एक कैदी बन चुकी थी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी चुप रहीं। शायद वे डरती थीं या शायद उन्हें अपनी स्थिति का सामना करने की आदत पड़ गई थी। वहाँ के नियम बहुत सख्त थे। बिना उस औरत की इजाज़त के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खाना, कपड़े, यहाँ तक कि सांस लेने पर भी उसकी नज़र थी। मुझे हर समय ऐसा लगता था कि मैं किसी पिंजरे में बंद हूँ। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, लेकिन मेरी हालत वैसी की वैसी ही रही। उस औरत ने मुझे काम पर लगाना शुरू कर दिया। मुझे घर की सफाई, कपड़े धोने और छोटे मोटे काम करने पड़ते। लेकिन उसने मुझसे जो उम्मीद की थी मैं उसे कभी पूरा नहीं करना चाहती थी। मैंने ठान लिया था कि किसी भी हालत में मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। इस बीच मैंने उन लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की। उनमें से कुछ ने धीरे धीरे मुझसे बात करनी शुरू की। उन्होंने मुझे अपनी कहानियां सुनाई। किसी को उसके परिवार ने धोखा दिया, तो किसी को गरीबी ने इस जगह पर ला खड़ा करा। हम सबकी कहानियां अलग थीं, लेकिन दर्द एक जैसा ही था। मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि इस दुनिया में भरोसा करने लायक कोई नहीं है। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं।
मैंने सीखा कि इंसान के चेहरे पर कितने नकाब हो सकते हैं। वक्त के साथ वे नकाब कैसे बदलते हैं, यह मैंने अपने ही घर वालों से सीखा। एक दिन मैंने उस औरत से साफ कह दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं इस जिंदगी को नहीं अपनाऊंगी। उसने मुझे गुस्से से देखा और कहा, तूने जो खाना खाया है, जो कपड़े पहने हैं, उसकी कीमत चुकानी होगी। तू यहाँ से तभी जाएगी जब मैं चाहूंगी। उसके शब्दों ने मेरे अंदर और गुस्सा भर दिया। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस नर्क से बाहर निकल कर रहूंगी। उस रात मैंने एक योजना बनाई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। चारों ओर अंधेरा था। मैंने सोचा, अगर आज मैं नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल पाऊंगी। वह औरत मेरे सामने बैठी और कहने लगी, देखो बेटी, मैं तुम्हारी हालत देखकर दुखी तो हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। मुझे भी अपने लिए रोटी कमानी है और उन लोगों को जवाब देना है जो मुझसे ऊपर हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जब तक तुम यहाँ रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। इस जगह को अपना घर समझो। उसने आगे कहा, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं वे सब काम करती हैं। कुछ लड़कियां यहाँ कोठे पर रहकर काम करती हैं और कुछ को बाहर भेजा जाता है। यह काम आसान नहीं है, लेकिन यही हमारी जिंदगी है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मेरे लिए यह सब नया था, लेकिन मैं अपनी किस्मत को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों तक मैंने वहाँ किसी तरह खुद को संभाले रखा। वहाँ का माहौल मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था, लेकिन मैं चुपचाप सब कुछ सहने लगी। करीब 1 या 2 हफ्ते बाद मैं वहाँ बिना किसी की परेशानी के रही। लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा व्यापारी वहाँ आया। उसने सब लड़कियों को एक कतार में खड़ा करने का हुक्म दिया। मैं भी उन लड़कियों के साथ खड़ी थी। उसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उसने उस कोठे वाली से पूछा, इस लड़की को यहाँ रखे हुए कितना समय हुआ है और अभी तक इसका इंतजाम क्यों नहीं किया गया। उस औरत ने डर के मारे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यह सुनते ही वह अमीर आदमी गुस्से में आ गया और उसने उस औरत को जोर से थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, क्या यह तुम्हारी बेटी है जो इस पर इतना ममता लुटा रही हो? उसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। आखिर इसका खर्चा कौन उठाएगा? उसने उस औरत को बहुत बुरा भला कहा और उसे आज ही मेरा काम शुरू करने का हुक्म दिया। मैं उस समय उनकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन जब रात हुई और मुझे तैयार किया जाने लगा तो मैं डर के मारे कांपने लगी। जब मुझे एक कमरे में भेजा गया तो मैंने देखा कि वहाँ की एक औरत जिसने मुझे यहाँ लाया था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा, बेटी, यह मेरी मजाल है, वरना मैं तुम्हें इस काम में कभी नहीं धकेलती। मैं उस समय तक बहुत कुछ समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब मुझे कमरे में भेजा गया और शराब के नशे में झूमता एक आदमी अंदर आया तो मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। वह आदमी बहुत मजबूर था और मेरी हर कोशिश बेकार हो रही थी। मैं पूरे कमरे में दौड़ दौड़ कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने मैं असहाय थी। मैं हाथ जोड़कर उसे बार बार कह रही थी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। लेकिन मेरी बातें उसके दिल नहीं पिघला सकी। वह आदमी इतना मतलबी और निर्दयी था कि उसे मेरी चीखें भी सुनाई नहीं दे रही थी। जब मेरे देखा कि मेरी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा तो मैंने सोचा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं चिल्ला रही थी, कृपया मुझे मत छूइए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जो कुछ हुआ उसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। मैं पूरी तरह घायल हो चुकी थी। मेरी चीखें कमरे से बाहर तक जा रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और वही औरत कमरे में आ गई। उसने आदमी से गुस्से में आकर कहा, मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो?
उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपके लिए कुछ और बेहतर इंतज़ाम करने आई थी। देखिए, आपके लिए शराब का कितना अच्छा इंतज़ाम किया है। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा शांत हो गया और शराब पीने लगा। कुछ देर में वह आदमी बेहोश हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उस औरत ने मुझे सहारा दिया और कमरे से बाहर ले गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें बचा तो लेकिन यह तक कब तक चलेगा? यहाँ हर लड़की को यही सब झेलना पड़ता है। अगर तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उससे कहा, मैं यह सब नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाने दो। उसने कहा, यह इतना आसान नहीं है। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो वे तुम्हें पकड़कर मार डालेंगे। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी अब किस दिशा में जा रही है। मैंने सोचा, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाऊंगी? उस रात मैं अकेले कमरे में बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से भागने का रास्ता जरूर निकालूंगी। वही आदमी वहीं गिरा पड़ा रहा। जैसे ही वह गिरा, कोठे वाली औरत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देखो लड़की, अगर तुम यहाँ रही तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। आखिर कब तक मैं यहाँ आने वाले ग्राहकों को इन नशीली गोलियों से बेहोश करती रहूंगी? एक न एक दिन यह राज खुल ही जाएगा और फिर उस दिन शायद मेरी जान भी चली जाए। मैं इतनी दयालु नहीं हूँ कि मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाती रहूं। इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। क्या होगा? मुझे थोड़ा बहुत पीट लेंगे, लेकिन मैं अपने पास जमा किए हुए पैसे उस अमीर आदमी को देकर अपनी जान बचा लूंगी। उसे तो बस पैसे से मतलब है। जब उसे वह पैसा वापस मिल जाएगा तो उसने तुम्हें खरीदने में खर्च किया था, तो वह भी शांत हो जाएगा। उस औरत ने मेरे हाथ में कुछ और पैसे रखे और कहा, यह लो और यहाँ से भाग जाओ। कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ तुम सुरक्षित रह सको। अब देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। मैंने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे तुरंत वहां से भाग निकली। सच कहूँ तो जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत डरावनी जगह से बाहर आ गई हूँ। लेकिन आधी रात रात को नंगे पांव सड़क पर दौड़ते हुए चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। कुत्ते भौंक रहे थे और मेरी रूह अंदर तक कांप रही थी। उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद वहां रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं लगातार दौड़ती रही और मेरे पैर थकने लगे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। अचानक कुछ दूरी पर मैं गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उठकर चारों ओर देखा तो कोने में एक शराबी आदमी दिखा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। वह मेरी तरफ आगे बढ़ा और कहने लगा, अरे लड़की, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास। अब शायद मैं आदमियों को पहचानने लगी थी। मैं समझ गई थी कि इसका इरादा क्या है। मैंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी तेजी से मेरे पीछे दौड़ने लगा। अब मैं एक नई मुसीबत में फंस गई थी। वह मुझे अकेला छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैं रोती हुई लगातार भागती रही। भागते भागते मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां घुस गई। अंदर जाते वक्त मैं इतनी बुरी तरह गिर पड़ी कि मुझे चोट गहरी लगी। मेरी चीख निकल गई। उस आदमी ने भी पीछा नहीं छोड़ा। वह झोपड़ी के अंदर घुस आया और मुझे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उस आदमी का इरादा बहुत खराब था। तभी अचानक एक भारी डंडा उसकी पीठ पर पड़ा। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था और मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी ने गुस्से में बाहर निकलकर गालियां देनी शुरू कर दी।
तभी एक औरत बाहर आई और डंडे से उसे मारने लगी। उस औरत ने उस आदमी को इतना मारा कि वह डर कर वहां से भाग गया। उस आदमी के जाते ही मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। मेरी जान में जान आई। वह औरत मुझसे प्यार से पूछने लगी, तू ठीक तो है ना बेटी? मैंने रोते हुए उससे गला लगा लिया। सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे आज मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। उस समय उस औरत ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने मुझे अपनी छाती से लगाकर अंदर ले गई। उस रात हम दोनों माँ बेटी की तरफ एक दूसरे से चिपक कर सोए। सुबह जब मैं उठी तो उसने मुझे कुछ खाने को दिया। उसके बाद उसने मुझसे मेरा नाम और मेरी कहानी पूछी। मैंने उसे अपना नाम कंचन बताया और अपनी पूरी आप बीती सुनाई। मेरी कहानी सुनने के बाद वह औरत गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ काम करना होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मुझे कम से कम अब कहीं सुरक्षित रहने की जगह मिल रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे आपका सहारा मिल जाए यही बहुत है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। उसने मुझे ढाढ़स बंधाया और कहा, तू मेरी बेटी जैसी है, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ बाहर की दुनिया बहुत खराब है। जब तक तू मेरे साथ है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी बातों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी में थोड़ी उम्मीद बाकी है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से बहुत डरी हुई थी। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। मैंने उनसे पूछा, अम्मा मुझे कौन सा काम करना होगा? उन्होंने कहा, जो काम मैं करती हूँ वही काम तुझे भी करना होगा। मैं भीख मांगती हूँ, इसलिए तुझे भी मेरे साथ भीख मांगनी होगी। इसी तरह हम दोनों पेट भरकर इस झोपड़ी में चैन से रह सकते हैं। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं था जिसे सीखने की जरूरत हो, लेकिन मुझे यह भी पता था कि भीख मांगी कैसे जाती है। फिर भी मैं उस औरत के साथ भीख मांगने जाने लगी और धीरे धीरे यह करना सीखने लगी। कुछ समय बाद मैं भीख मांगने में थोड़ी निपुण हो गई। मैंने उस औरत को कंचन अम्मा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सच कहूँ तो वह मेरे लिए माँ जैसी ही थी। कभी कभी जब अम्मा की तबीयत खराब हो जाती थी तो मैं अकेले ही भीख मांगने निकल जाती। बारिश में भी मैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सड़क के किनारे बैठी लोगों से भीख मांगती और पैसे इकट्ठा करती। इस तरह कई साल बीत गए। समय के साथ मैं 18 साल की हो गई। इन सालों में मैं अपनी अम्मा के साथ रहकर भीख मांगती रही। हमने धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ खास नहीं था। अम्मा अक्सर कहती थी कि हमें अपना घर खरीदना होगा। वह कहती, जहाँ हम अभी रहे हैं यह जगह अवैध है। जिस दिन पुलिस को हमारी जगह का पता चल जाएगा उसी दिन हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर हम किसी और जगह घर बनाएंगे तो वह भी अवैध होगा। इसलिए हमें अपना खुद का घर खरीदना होगा। अम्मा ने मुझसे कहा, मुझे तेरी भी चिंता है। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वह दिन कब आएगा जब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। तब तू इन सड़कों पर अकेली कैसे रहेगी? यह जगह इंसानों की नहीं जानवरों की है। अगर तुझे यहाँ अकेला पाया तो यह जानवर तुझे काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तेरा अपना कोई होगा तो कोई तुझे बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अम्मा ने मुझे बहुत अच्छे से पाला था। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे अपनी बेटी की तरह माना। वह अक्सर कहती, तुझसे क्या हुआ? अगर तेरे अपने माँ बाप नहीं हैं, मैं हूं ना तेरे लिए। अम्मा मेरी इतनी फिक्र करती थी कि मेरी आंखों में उनके लिए सम्मान और प्यार और बढ़ जाता। वह कहती, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो भी तू किसी के मोहताज ना हो। मैं जानती थी कि इस समाज में लड़कियों के लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है।
खासकर जब उनके पास कोई और सहारा ना हो। अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उनसे इतना जुड़ गई थी कि मुझे यह महसूस होता था कि अगर इस दुनिया में मेरा कोई है तो वह केवल मेरी अम्मा है। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, मेरी देखभाल की और हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भी एक बेटी थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी जब अपने ससुराल गई तो उसे दहेज के लालच में मार डाला गया। उसके पति की तो कई साल पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने मुझे भी घर से निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। यह कहते हुए अम्मा रो पड़ी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं नहीं चाहती कि तू मेरी बेटी जैसा दर्द झेले। अगर तुझे अपनी जिंदगी में कोई अच्छा और समझदार इंसान मिले तभी शादी करना, वरना अकेली ही जिंदगी काट लेना। कम से कम जिंदा तो रहेगी। अम्मा की बातें सुनकर मेरा दिल भर आता। मैं समझ चुकी थी कि वह मेरे लिए कितना सोचती हैं। वह चाहती थी कि मेरी जिंदगी उनसे बेहतर हो। लेकिन फिर वह दिन भी आया जब अम्मा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उस वक्त मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं अपनी सर पर एक छत बना सकूं। मैंने कुछ खबास खरीदे और एक सुनसान जगह पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। मैंने अपनी जीविका के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं सड़क के किनारे खड़ी होकर भीख मांग रही थी। वह जगह बहुत सुनसान थी क्योंकि सर्दी का मौसम था और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही थे। सड़कें भी लगभग खाली थीं। तभी अचानक एक कार वहां आकर रुकी। मैंने सोचा कि जरूर कोई आदमी होगा जिससे मैं कुछ पैसे मांग सकती हूँ, इसलिए मैं उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह आदमी कार से उतरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा, उसकी अजीब निगाहों ने मुझे मार डाला। वह मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मैं कोई चीज हूँ। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया। मुझे लगा कि अगर यह आदमी मुझे पकड़कर ले गया और फिर किसी कोठे पर बेच दिया तो क्या होगा। मैं तुरंत पीछे हटने लगी। तभी वह आदमी चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़ा। सुनो लड़की, मेरी बात तो सुनो। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि वह मुझसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए किसी तरह मैंने अपनी जान बचाई और वहां से भाग गई। इस तरह कुछ महीने और बीत गए। फिर एक दिन मैं एक अच्छी जगह पर बने एक आलीशान घर के सामने भीख मांगने पहुंची। मैंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने दरवाजा खोला। पहले तो मैंने उसके चेहरे को नहीं पहचाना। उसने मुझसे कहा, अंदर आओ। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊं या नहीं। बहुत देर तक सोचती रही क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तभी मुझे अचानक याद आया कि यह वही आदमी है जो उस दिन मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। याद आते ही मैं वहां से भागने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर खींच लिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उससे बार बार कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसने कहा, डर मत, मेरी बात समझो और यहाँ इस सोफे पर चुपचाप बैठ जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे कोई नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मेरी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। इस डर के कारण मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गई। वह आदमी भी मेरे सामने बैठ गया। उस घर की सजावट देखकर मैं हैरान थी। वह घर इतना खूबसूरत था कि मैंने ऐसा घर कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। आज तक मैं केवल ऐसे घरों को बाहर से देखा करती थी, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ऐसे घर के अंदर जाने का मौका मिला था। उस घर के हर कोने को देखकर मेरे मन में भी एक ख्वाहिश जाग उठी कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं भी अपना एक घर बना पाती। वह आदमी मेरी ओर तरफ देख रहा था और मैं उसकी ओर देखे बिना उस घर की हर चीज को निहार रही थी। फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो।
उसके इरादों को लेकर मैं थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर खुद को शांत रखा। तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं सन्न रह गई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह मुझसे ऐसा सवाल पूछ सकता है। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शायद उसने मुझे अपने घर में बुलाकर मेरा फायदा उठाने की योजना बनाई होगी। लेकिन यह सवाल, यह मेरे लिए कल्पनीय था। मैंने अपनी उलझन को दूर करने के लिए उससे फिर से पूछा, आपने क्या कहा? उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। अब मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वह मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। मैंने सोचा कि यह आदमी मुझसे मजाक कर रहा होगा। मैं खुद को संभालते हुए उससे कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुमसे पूछ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। मुझे नहीं पता था कि इस सवाल का क्या जवाब दूँ। मेरे पास ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई मदद करने वाला। फिर भी यह सोचकर कि शायद यह आदमी मुझसे कोई चाल चल रहा है, मैंने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या वजह है कि आप मुझे अपने बेटे की अपनी बहू बनाना चाहते हैं? वह आदमी शांत था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम एक ईमानदार और सच्चे दिल की लड़की हो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि तुमने जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को एक ऐसी पत्नी मिले जो उसे और हमारे परिवार को खुश रख सके। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ी नरम पड़ गई, लेकिन मेरे मन में अभी भी कई सवाल थे। मैंने उससे कहा, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। आप कैसे मान सकते हैं कि आपके बेटे के लिए मैं सही हूँ? उसने जवाब दिया, मुझे तुम पर विश्वास है। उस आदमी ने फिर से मुझसे कहा कि मैं उसके बेटे से शादी कर लूं। सच कहूं तो मेरे दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अकेले रहने से मैं भी अब परेशान हो चुकी थी। मुझसे अकेलापन खाए जा रहा था, और अब जब मुझे किसी के साथ जिंदगी बिताने का मौका मिल रहा तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कह दिया। अब चाहे उनका बेटा जैसा भी हो, मेरे लिए इतना काफी था कि मैं उसकी पत्नी बनने जा रही थी। उस वक्त मैंने कुछ और नहीं सोचा और तुरंत शादी के लिए तैयार हो गई। मुझे बस अपनी सहमति देने की जरूरत थी। उस आदमी ने कहा, अब तुम हमारे घर में ही रहोगी और तुम्हें यहाँ हर चीज मिलेगी। कल सुबह तुम्हारी मेरे बेटे से शादी होगी। मुझे उस आदमी की जल्दी पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी झोपड़ी में गई और वहां से अपना थोड़ा बहुत सामान, कपड़े और अन्य जरूरी सामानें समेट ली। मैंने एक छोटा सा बैग उठाया और उस आदमी के घर लौट आई। उस आदमी ने मुझे अपने घर में एक कमरा दिया और कहा कि अब मैं इसी कमरे में रहूंगी। वह कमरा मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। इतना सुंदर और आरामदायक जगह पर रहना यह मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी बड़ी हवेली की बहू बनने जा रही हूँ। मेरी किस्मत अचानक से बदल गई थी, लेकिन एक सवाल बार बार मेरे सब मन में उठ रहा था, आखिर क्यों वह आदमी अपने बेटे की शादी मुझसे करवा रहा है? मैं तो एक साधारण भिखारी लड़की थी। अगर वह चाहता तो अपने बेटे की शादी किसी बड़ी और अमीर खानदान की लड़की से करवा सकता था। फिर उसने मुझे क्यों चुना? लेकिन मैंने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आखिरकार मैं कितने दिन तक अकेले भीख मांगती रहूंगी? पिछले दिनों की बात अलग थी। मेरी माँ ने मुझे इस स्थिति तक पाला था कि लेकिन अब वह भी नहीं रही। मैं कब तक उस झोपड़ी में अकेली रहती, जहाँ मैं सुरक्षित भी नहीं थी।
ऐसे में इस आदमी का प्रस्ताव मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प लगा। चाहे उसके पीछे जो भी सोच हो, मेरे लिए यह काफ़ी था कि मैं एक ऐसे बड़े परिवार की बहू बनने जा रही थी। मैंने भी सोचा कि अगर मैं भिखारिन रहती, तो कभी किसी ऐसे परिवार का प्रस्ताव तो दूर, किसी साधारण घर का भी रिश्ता मेरे लिए आना मुश्किल था। लेकिन यह मेरी किस्मत थी कि वह आदमी खुद मेरे पास आया और अपने बेटे से शादी का प्रस्ताव दिया। मैं और क्या मांग सकती थी। उस आदमी ने मुझे कमरे में छोड़ दिया और वहां से चला गया। यह देखकर मुझे तसल्ली हुई कि वह मुझसे कोई गलत इरादा नहीं रखता। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर आई। उसने कहा, मैडम खाना खाकर आराम कर लीजिए, सुबह आपकी शादी है, मैं आपको तैयार करने आ जाऊंगी। वह खाना रखकर चली गई। मैंने खाना खाया और फिर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कब मेरी आंखें लग गईं। जब मैं सोकर उठी तो सुबह ही मेरी आंख खुली। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। तभी वह आदमी मेरे कमरे में आया और उसने मुझे जगाया। मैं घबराकर उठ गई। उसके साथ वही नौकरानी भी थी जो मुझे तैयार करने के लिए आई थी। उसके हाथ में वह दुल्हन के कपड़े थे। नौकरानी ने मेरे पास नाश्ता रख दिया। उस आदमी ने कहा, नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मंदिर जाना होगा। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया और चुपचाप नाश्ता करने बैठ गई। मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सवाल घूम रहे थे, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। आखिरकार अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। नौकरानी ने कहा, मैडम जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने दुल्हन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कपड़े इतने सुंदर थे कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। मेरे लिए यह सब किसी सपने जैसा था। जब मैं तैयार हो गई तब मैंने शीशे में खुद को देखा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मैं ही हूँ। मैंने जो सपना कभी देखा भी नहीं था, वह आज मेरी आंखों के सामने सच हो रहा था। मैं एक भिखारिन से एक बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। कुछ देर बाद वह आदमी वापस आया और बोला, अब चलो गाड़ी तैयार है, हमें मंदिर जाना है। मैंने अपनी साड़ी ठीक की और चुपचाप उसके साथ बाहर निकल गई। बाहर गाड़ी को देखकर मेरी आंखें फिर से खुली की खुली रह गईं। वह गाड़ी इतनी महंगी और सुंदर थी कि मैंने कभी उसे करीब से भी नहीं देखा था। हम गाड़ी में बैठ गए और मंदिर की ओर चल दिए। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ जो हो रहा है वह सच है या एक सपना है। लेकिन एक बात तय थी, मेरी जिंदगी आज पूरी तरह बदलने वाली थी। मैंने अपनी शादी की तैयारी पूरी कर ली थी। कपड़े और गहने देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में कोई जादू हो गया हो। वह सारी चीजें इतनी सुंदर और महंगी थीं कि मैंने कभी पहले सपने में भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। मैं तैयार होकर खुद को आईने में देखती जा रही थी और मेरे मन में यह बार बार बात आ रही थी कि आज मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हूँ। मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था और मन ही मन मैं सोच रही थी कि यह सब किसी सपने जैसा लग रहा है। मेरे चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया था और मैं इंतजार कर रही थी कि वह लड़का कौन है जिससे मेरी शादी होने जा रही है। अब तक मैंने उसे देखा भी नहीं था। वह शख्स सेहरा पहने हुआ था जो पूरी तरह फूलों से ढका हुआ था। उसकी एक झलक भी मुझे ऐसे नहीं मिल सकी थी, लेकिन उसकी कद-काठी देखकर लग रहा था कि वह बहुत स्मार्ट होगा। मुझे यह भी लग रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वह आदमी जो मेरे ससुर थे, खुद भी इस उम्र में काफी स्मार्ट और आकर्षक थे। शादी की सभी रस्में पूरी हुई। मेरे पति ने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन मैं तब भी उनकी तरफ नहीं देख पाई। मैंने अपनी नजरें झुका रखी थीं। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति कैसा दिखता है, लेकिन मुझे यह सब उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा।
मेरे लिए यह सब एक नई शुरुआत थी और मैं इसे पूरे दिल से अपनाना चाहती थी। जब शादी की सारी रस्में खत्म हुई, तो मेरे ससुर ने मुझे वापस उसी कमरे में भेज दिया जहां मैं पहले रह रही थी। कुछ समय बाद मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे बताया, कंचन, तुम्हारे पति ने एक व्रत लिया है। उन्होंने कहा है कि वह 3 महीने तक अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वह एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रही हैं और 3 महीने बाद ही लौटेंगे। तब वह तुमसे मिलेंगे। यह सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जो मेरे पति ने ऐसा व्रत लिया है। मैंने अब तक उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था। हालांकि मैं अपने नए जीवन को लेकर संतुष्ट थी। मैं उस घर में आराम से रह रही थी। वहां मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन मेरे पति अब तक घर वापस नहीं लौटे थे। मैंने अब तक उन्हें देखा नहीं था। मैं केवल यही जानती थी कि मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ और मेरे पास एक सुरक्षित और आरामदायक जगह है। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर मेरे पति ने ऐसा व्रत क्यों लिया होगा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह व्रत मैंने नहीं लिया था। मैंने यह फैसला नहीं लिया था कि मैं अपने पति को 3 महीने तक नहीं देखूंगी। मैंने मन ही मन यह ठान लिया था कि मैं अपने पति को देखूंगी। मैंने सोचा, अगर उन्होंने यह व्रत लिया है तो यह उनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं उन्हें देख सकती हूँ। मैंने अपने ससुर से अपने पति की फोटो दिखाने की बात कही, लेकिन मेरे ससुर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह मुमकिन नहीं है। तुम्हें इंतजार करना होगा। जब वह लौटेंगे तभी तुम उन्हें देख पाओगी। उनके इस इनकार ने मेरे मन में और भी जिज्ञासा बढ़ा दी। मैं यह जानने के लिए बेचैन हो गई कि मेरा पति कैसा दिखता है। कुछ दिन बाद मैंने तय किया कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाकर अपने पति की फोटो ढूंढूंगी। मैं रात के समय चुपचाप उनके कमरे में गई। कमरे के अंदर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। मैंने अलमारी की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी दराजें खोलने शुरू की। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन मैं यह जानने के लिए पूरी तैयार थी कि मेरा पति कौन है। मैंने अलमारी की दराजों में कुछ फोटो देखे। उनमें से एक फोटो मुझे लगा कि शायद यह मेरे पति की होगी। मैंने उस फोटो को हाथ में लिया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आ रहा है। मेरे कदम थम गए। मैंने जल्दी से फोटो को पीछे छुपा लिया और कमरे में चारों तरफ देखने लगी। दरवाजे के पास किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे यहाँ देख लेगा तो क्या होगा। मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और अलमारी के पास खड़ी हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और मैंने देखा कि कमरे में रोशनी का हल्का सा अक्स आया। मेरी सांसें थम गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं जल्दी से अलमारी के पीछे छुप गई, सोचते हुए कि अगर मेरे ससुर ने मुझे यहाँ देख लिया तो पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जो व्यक्ति कमरे में आया था वह मेरे ससुर नहीं थे। वह किसी और के बेटे जैसा दिख रहा था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और मैंने देखा कि वह लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने गौर किया कि उसके चेहरे पर अजीब सी पट्टी बंधी हुई थी। यह देखकर मैं थोड़ा चौंक गई, लेकिन पट्टी के बावजूद मैं उसके चेहरे की कुछ झलक देख पा रही थी। तभी मुझे अचानक याद आया कि मैंने इस लड़के को कहीं पहले देखा था। मैंने दिमाग पर जोर दिया और फिर मुझे वह दिन याद आया। वह एक ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कुछ महीने पहले की बात है। मैं उस दिन देर से बाहर थी और घर लौट रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मैं सड़क के किनारे चल रही थी।
तभी मैंने देखा कि एक लड़का अपनी कार के पास खड़ा था। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे मन में आया कि शायद मैं उससे कुछ पैसे मांग सकती हूँ। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि हर छोटी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी। मैं धीरे धीरे उस लड़के के पास गई। उसने मुझे देखा और तुरंत अपनी कॉल काट दी। वह मेरी ओर ध्यान से देखने लगा और बोला, तुम इतनी रात अकेली सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने उससे कहा, साहब, मैं मजबूर हूँ। मैं बस अपने घर जा रही हूँ। यह सुनकर उसने तुरंत अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। उस 100 रुपए के नोट को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। उस वक्त इतने पैसे मिलना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने मुझे कहा, अब तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ, क्योंकि यह इलाका सुरक्षित नहीं है और रात हो चुकी है। उस लड़के की बातों ने मेरे दिल को छू लिया। पहली बार मैंने देखा कि कोई आदमी एक लड़की की इज्जत की इतनी फिक्र कर सकता है। मैंने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मैंने पलट कर देखा तो दो आदमी उस लड़के को कार के पास पीट रहे थे। वह दृश्य देखकर मैं एकदम सन्न रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। वे लोग उस लड़के पर जानलेवा हमला कर रहे थे। उनके पास हथियार भी थे। मैं डर गई, लेकिन फिर मुझे अपनी माँ की बात याद आई। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा चाकू अपने बैग में रखूं। वह कहा करती थी, अगर कभी कोई मुसीबत आए तो बिना डरे उसका सामना करना। मेरे बैग में वह चाकू अब भी था। मैंने तुरंत अपना बैग खोला और चाकू निकाला। मैं तेजी से उन आदमियों की तरफ बढ़ी और चाकू से उन पर हमला कर दिया। मैंने उनमें से एक को घायल कर दिया, लेकिन तब तक उन्होंने उस लड़के को काफी चोट पहुंचा दी थी। उसके चेहरे पर कई घाव थे और वह दर्द से कराह रहा था। जब उसने देखा कि मैं उसकी मदद कर रही हूँ, तो उसने भी हिम्मत जुटाई। हम दोनों ने मिलकर उन आदमियों का सामना किया। हमने उन्हें बुरी तरह पीटा और सोचा कि अब वे भाग जाएंगे, लेकिन तभी वहां और लोग आ गए। उन्हें देखकर मैं और वह दोनों लड़के घबरा गए। उस लड़के ने मुझसे कहा, तुम जल्दी से कार में बैठो। मैं तुरंत कार में बैठ गई और वह लड़का तेजी से कार चलाने लगा। हम वहां से काफी दूर निकल आए थे। मैं डर और हैरानी के बीच थी। मैंने उससे पूछा, वे लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ है? लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मुझे भी अस्पताल जाना है। उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसके चेहरे पर कई गहरे घाव थे, लेकिन उसने मेरी चिंता की और मुझे घर तक छोड़ा। जब मैं उसके कार से उतरी तो मेरा दिल भारी हो गया। मैं उससे और कुछ पूछ भी नहीं पाई। उसने गाड़ी मोड़ी और चला गया। उस दिन के बाद मैंने उस लड़के के बारे में कुछ नहीं सुना। मैं यह भी नहीं जान पाई कि वह कौन था और उसे क्यों मारा गया। लेकिन आज जब मैंने उसे इस घर में देखा तो मैं हैरान रह गई। वह वही लड़का था। उसकी पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन मैं उसकी आंखों और आवाज से पहचान गई। अब मेरे मन में कई सवाल थे। वह यहाँ कैसे आया? वह इस घर में क्या कर रहा था? क्या वह मेरा कोई रिश्ता है या फिर यहाँ किसी और काम से आया है? मैं यह सब जानने के लिए बेचैन हो गई। मैं अलमारी के पीछे छुपी हुई थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं लगातार उस लड़के को देख रही थी जो कमरे में घूमते हुए फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर बंधी पट्टी मुझे बार बार उस रात की घटना की याद दिला रही थी। मैंने खुद से कहा, यही वही लड़का है जिसे मैंने उस दिन बचाया था।
लेकिन यह यहाँ कैसे आया? इसका इस घर से क्या रिश्ता है? उस लड़के की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। वह फ़ोन पर कह रहा था, मैंने कहा था कि मुझसे इस बारे में अब बात मत करो। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे खुद समझ में आता है। तुम बेकार में परेशान मत करो। उसके लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने देखा कि उसने फ़ोन काट दिया और अपने माथे पर हाथ रखा, जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। मैं वहाँ खड़ी उसकी हर हरकत को देख रही थी। तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर वह अलमारी के पास आया तो मुझे यहाँ छिपा हुआ देख सकता है। मैंने धीरे धीरे अपनी सांसें रोकी और बिना कोई आवाज़ किए खुद को और पीछे खिसका लिया। उस समय मेरे दिमाग में कई सवालों से भरा हुआ था। आखिर यह लड़का कौन है? इस घर में क्यों है? और मेरे ससुर इससे क्या छिपा रहे हैं? तभी मैंने देखा कि वह लड़का अचानक अलमारी के पास आने लगा। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने खुद को पूरी तरह दीवार से सटा लिया था, लेकिन तभी वह अचानक रुक गया। उसने अपने फ़ोन को जेब में रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बाहर झाँक कर देखा, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रहा हो। मुझे लगा कि यह सही मौका है। मैं धीरे-धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर हाथ रखा और मैं वहीं ठिठर गई। उसने जैसे ही पलटकर मुझे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब-सी चमक थी। वह मुझे देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसके इस सवाल ने मुझे और अधिक उलझन में डाल दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं मैं बस कुछ देख रही थी। आप कौन हैं? उसने मुझे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। यह घर तुम्हारा है, लेकिन इस घर के कुछ राज़ हैं जो तुम्हें अभी तक पता नहीं चलने चाहिए। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने सोचा, यह कैसी बात कर रहा है? आखिर यह क्या छिपा रहा है? मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, क्या तुम वही लड़के हो जिसे मैंने कुछ महीने पहले बचाया था? उस रात की घटना को मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारे चेहरे पर बंधी पट्टी और वह दर्द, सब मुझे याद है। क्या यह सच है? उसने मेरी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन बचाया था। अगर तुम न होती तो शायद मैं आज जिंदा न होता। लेकिन उस दिन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके इस जवाब ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैंने पूछा, तो फिर उस दिन क्या हुआ था? और आज तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे मेरे ससुर के साथ क्या रिश्ता है? उसने मेरी ओर देखा और कहा, यह कहानी बहुत लंबी है और अभी यह बताने का समय नहीं है। लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हारे ससुर के बहुत करीब हूँ। वह मेरे लिए पिता समान है। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, तुमने मेरी जान बचाई थी। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। उसकी बातों ने मेरे मन में और सवाल खड़े कर दिए। मैंने उससे और सवाल करना चाहा, लेकिन उसने मुझे रोकते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें यह सब जानने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैं वहाँ से चुपचाप बाहर निकल आई, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थी। आखिर वह कौन था? और मेरे ससुर के साथ उसका क्या रिश्ता था? क्या वह मेरे पति के बारे में कुछ जानता था? मैंने सोचा कि मुझे यह सब पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? क्या मुझे अपने ससुर की बात करनी चाहिए या फिर उस लड़के से सच उगलवाना चाहिए? मैं उस लड़के को देख रही थी और मेरी नाकें डर से कांपने लगीं। मैंने खुद को समेटते हुए जल्दी से कमरे में वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे के भीतर घबराहट और शंका ने मुझे घेर लिया था। मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर वह लड़का कौन था और मेरे ससुर के कमरे में क्या कर रहा था। वह लड़का मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। उस रात की घटना, उसके चेहरे पर बंधी पट्टी और फिर उसका घर में आना, यह सब मुझे एक बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था।
मेरे मन में अब एक ही बात चल रही थी, मुझे पूरी सच्चाई जाननी होगी। अब मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरे सामने कुछ छिपा हो और मैं उस पर सवाल भी ना कर सकूं। मैंने अपने डर को भुलाकर ससुर के पास जाने का फैसला किया। जब वह मेरे कमरे में आई, तो मैंने सीधा उनसे पूछा, पहले आप मुझे यह बताइए कि वह लड़का जो आपके कमरे में था, वह कौन था? मेरे सवाल ने ससुर को चौंका दिया। मैंने उन्हें और कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं आपके कमरे में चुपके से गई थी ताकि मैं अपने पति की फोटो देख सकूं, और तभी मैंने वहां एक लड़के को देखा। ससुर के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी नजर आई। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोले, मुझे लगता है कि यह तुम्हारी आंखों का भ्रम है। सच में वहां कोई लड़का नहीं था। मेरा बेटा, तुम्हारा पति, वह भी घर से बाहर गया है और अब 3 महीने तक घर वापस नहीं आएगा। और तुम बिना मुझसे बात किए मेरे कमरे में कैसे आ गई? मैंने उनकी बातों को बिना रुके सुनते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके कमरे में अपने पति की फोटो देखने गई थी, लेकिन वहाँ मुझे जो कुछ भी मिला वह फोटो नहीं था, बल्कि एक लड़का था जिसे मैंने पहले कहीं देखा था। अब आप मुझसे क्यों झूठ बोल रही हैं? इस घर में सिर्फ आप और मैं रहते हैं, तो वह लड़का कौन था? मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह मुझे सच्चाई बताएंगे, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो मैं हिल गई। वह लड़ मेरे सस वह बोली, वह लड़का तुम्हारा पति है और तुम उसी लड़के से शादीशुदा हो। मेरे कानों में यह शब्द गूंज रहे थे और मैं बिल्कुल अवाक हो गई। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गई। क्या यह सच था? क्या वह लड़का जिसे मैंने उस दिन बचाया था वही मेरा पति है? मैंने ससुर से पूछा, आपने मुझे यह सच्चाई क्यों छुपाई? तुमने कितनी सारी झूठी बातें मुझसे कही। पहली झूठी बात आपने यह कही थी कि इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। दूसरी झूठी बात यह थी कि आपके बेटे ने घर छोड़ दिया है और वह 3 महीने तक वापस नहीं आएगा। जबकि सच यह है कि आपका बेटा इस घर में है और वह मेरे ही कमरे में था। अब तुम मुझे यहाँ क्यों छुपा रहे हो? ससुर का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। वह झुके हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं जानता था कि तुम यह सब जानने का प्रयास करोगी, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगी। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताई जा सकती। मैं चाहता था कि तुम्हारा जीवन सामान्य रहे, लेकिन यह सब तुम्हारे लिए एक बड़ा सदमा होगा। मैं अब तक की सारी बातें सुनकर शौक में थी। मैंने कहा, आपने मुझसे क्यों यह सब छुपाया? और फिर वे गुंडे जो उस दिन आपके बेटे को मारने आए थे, वह क्यों आए थे? आप मुझे बताओ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मेरे सवालों ने ससुर को पूरी तरह चुप कर दिया था। वह लंबे समय तक कुछ नहीं बोले। फिर धीरे से उन्होंने कहा, वह गुंडे तुम्हारे पति के पुराने दुश्मन थे। उन्होंने उसे खत्म करने का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन तुमने उस दिन उसकी मदद की, इसलिए वह बच पाया। मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन मैं अब पूरी सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। क्या अब मुझे उस लड़के से बात करनी चाहिए? क्या मुझे ससुर से और भी बातें पूछनी चाहिए? मेरे मन में उलझन था, लेकिन यह तय था कि अब मुझे सच का सामना करना होगा। इन सारी बातों को सुनकर मुझे यह समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर छिपा हुआ है। मेरे ससुर मेरी सारे सवालों के जवाब देने में चुप थे। वह कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन इस बारे में मुझे लग रहा था कि इन सवालों का जवाब केवल वह दे सकते हैं। मैं सोचने लगी कि एक बड़े घर में शादी करने के बाद शायद मुझे किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने ससुर को वहीं छोड़कर अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने पूरी तरह से तय कर लिया था कि मैं इस घर को छोड़कर वापस अपनी झोपड़ी में चली जाऊंगी।
यह सोचते हुए जब मैं दरवाजे से बाहर आई तो मुझे वहाँ मेरे ससुर खड़े हुए दिखे। उन्होंने मुझे जाते हुए देखा और मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कहा, मैं सिर्फ एक शर्त पर इस घर पर रह सकती हूँ। जब तक आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे तब तक मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे लगा कि अब मुझे सच्चाई जाननी चाहिए और मुझे यह जानने का पूरा हक है। मेरे ससुर ने कुछ देर चुप रहने के बाद मेरी शर्त स्वीकार की और मुझे पूरी सच्चाई बताने लगे। उन्होंने कहा, असल में हमारे पास बहुत सारी ज़मीन और संपत्ति थी हमारे गांव में, लेकिन फिर हम यहाँ शहर में आ गए थे। कई साल पहले हम गांव में रहते थे, लेकिन हमारे अपने कुछ रिश्तेदारों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने हमारी सारी संपत्ति पर बुरी नज़र डाली थी। इसके बाद मुझे अपने बेटे को लेकर शहर आना पड़ा, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। मेरा बेटा राजत है और वह मेरा इकलौता बेटा है। वह आज भी गांव में रहता है। मेरे ससुर की बातें सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मुझे समझ में आने लगा कि राजत और उसके परिवार के साथ क्या समस्याएं रही होंगी। मेरे ससुर की आवाज में ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। राजत की मां के बाद मैंने उसे इस शहर में लाकर उसकी जिंदगी को सुरक्षित किया। मुझे उसकी हिफाजत करनी थी, क्योंकि हमारे जमीन पर बुरी नजर रखने वालों की कमी नहीं थी। इस शहर में आकर हमने सोचा था कि हम यहाँ शांति पूर्वक रहेंगे, लेकिन कुछ लोग हमारी शांति को नहीं बख्श रहे थे। मैंने ससुर को बातों को ध्यान से सुना, लेकिन मुझे कुछ और सवाल थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने ससुर से छुपाया, लेकिन आपने मुझे क्यों छुपाया कि राजत ही मेरे पति हैं, और वह लड़का जो मेरे पति से पहले दिन से ही छुपा हुआ था वह कौन था? ससुर ने जवाब दिया, वह राजत ही था। हमारे परिवार में बहुत कुछ गलत हो रहा था और हम नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारी परेशानी को जाने, इसलिए हमने सब कुछ छुपा रखा था। लेकिन अब तुम खुद देख चुकी हो कि राजत और मैं कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रही हैं। अब मैंने महसूस किया कि ससुर की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह बहुत जटिल था, और यह सच था कि राजत का मामला सिर्फ परिवार की संपत्ति के लिए नहीं था, बल्कि उस पर किसी की नज़र थी। और शायद मैं अब उस सच्चाई के बहुत करीब आ चुकी थी, जिसको जानने की मुझे अभी और भी ज़रूरत थी। मेरे ससुर की बातें सुनकर मुझे और भी अधिक हैरानी हुई। वह बोले, मेरे पास इतनी ज़मीन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। जब मैंने देखा कि लोग कितनी चालाकी से मेरी संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे, तो मैंने वह ज़मीन अपने बेटे के नाम कर दी। जब मैं पहली बार शहर आया था तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन किसी तरह मैंने अपने बेटे को एक सक्षम इंसान बना दिया। इतने सालों तक मेरे परिवार के लोग मेरी ज़मीन पर कब्जा करके उसका आनंद ले रहे थे, जबकि असल मालिक तो मेरा बेटा था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, जब मेरे बेटे को इस बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेगा और अपनी संपत्ति के लिए अपने हक की मांग करेगा। उसने अपनी बात साफ सीधे तरीके से मेरे परिवार वालों के सामने रखी कि वे उसकी संपत्ति पर हाथ भी न डालें। उसके बाद उसने उनके खिलाफ एक केस दायर किया। वह केस लंबा चला और आखिरकार सारा संपत्ति मेरे बेटे के पक्ष में आ गई, जिससे मेरे परिवार के लोग बहुत नाराज हो गए। वे गुस्से में थे कि उन्होंने बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मारने के लिए गांव से गुंडे भेज दिए। मेरे ससुर की आवाज़ में अब डर और चिंता स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। वह कहते गए, मैंने उस वक्त बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि एक लड़की की वजह से उसकी जान बच गई, तो मैं अंदर से बहुत दुखी हो गया। मैंने दिल से भगवान का धन्यवाद किया। हमारे परिवार में एक पुजारी हैं जो सभी के राशिफल पढ़ते हैं और ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार भविष्यवाणियां करते हैं। वह हमेशा हमें बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
मैं इस मुसीबत के बारे में बहुत चिंतित था, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर वे एक बार हमला कर चुके हैं तो वे फिर से हमला कर सकते हैं। वे मेरे बेटे की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। मेरे ससुर की आंखों में स्पष्ट डर और चिंता थी। वह अपनी बात को जारी रखते हुए बोले, इसलिए मैंने उस पुजारी के सामने जाकर सलाह दी। उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अपने बेटे की शादी उसी लड़के से करवा दूं जिसने उसकी जान बचाई थी, तो यह सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। वह इस संकट से बाहर निकल जाएगा और इस समस्या का सामना उसे फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। जब मैंने यह सुना तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें ढूंढना चाहिए। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे बेटे कार में बैठा हुआ था। उसने मुझे बताया कि पापा, यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई। मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करने जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों तुम मुझे देखकर डर गई और वहां से भाग गई। फिर जब मैंने तुम्हें अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिल सकेगा, और इसलिए मैंने तुम्हें अंदर खींच लिया और फिर तुमसे मेरे बेटे की शादी करने को कहा। मेरे ससुर की बातों से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी कहानी अब मेरे समझ में आ रही थी। वह जारी रखते हुए बोले, मैं जानता था कि तुम इस शादी को स्वीकार करोगी, क्योंकि कौन भिखारी लड़की ऐसी जिंदगी जीना चाहती है। वह लड़की जिसने मेरी बेटी की जान के अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। मैं जानता था कि तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम पूरी जिंदगी मेरे बेटे के साथ बिना किसी स्वार्थ के अपना रिश्ता निभाओगी। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी का आयोजन किया। ससुर की बातें सुनकर मेरा दिल भी बहुत भारी हो गया। मैं सोचने लगी कि जिस आदमी से मुझे डर था, वही आदमी मेरा जीवन बदलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन क्या यह सच मेरे सच में भरे के लिए था, या फिर इसमें कोई और साजिश छिपी थी? मेरे मन में हजारों सवाल थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। यह सब इतना बड़ा और जटिल था कि मेरे समझ से बाहर था। मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि मेरे जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब मेरी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई थी राजत और मेरे ससुर की जटिल योजनाएं, जिनका मैं पहले बिल्कुल भी हिस्सा नहीं थी। मैंने तय किया कि मुझे इस पूरे मामले की सच्चाई को जानने की जरूरत है और मुझे खुद को इस नई जिंदगी में पूरी तरह से समाहित करना होगा, चाहे वह आसान हो या कठिन। मैंने देखा कि मेरे ससुर की बातों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। मुझे यह सब सच में एक सपने जैसा लग रहा था। वह बोले, देख बेटी, यह नहीं है कि हमने तुमसे कोई अन्याय किया है। तुम मेरे बेटे की पत्नी हो और हमेशा उसकी पत्नी रहोगी। जब मेरे बेटे को तुमसे शादी करने की बात पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। उस दिन से ही वह तुम्हें पसंद करने लगा था, और जब उसे यह पता चला कि तुम्हें उससे शादी के लिए कह रहा हूँ, तो वह बहुत खुश हो गया। वह यह भी तय कर चुका था कि वह अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर देगा, क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई हो। मैं पीछे मुड़ी और देखा कि मेरे पति भी वहां खड़े थे। वह मेरे सामने आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। जो कुछ भी पापा ने तुम्हें बताया है वह बिल्कुल सच है। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुमने मुझे बहुत सहारा दिया है। यह सब सुनकर मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। मुझे कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बदलाव आएगा। पहले मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मेरी तरह और भी लोग हैं जो न केवल मुझसे नफरत करते थे बल्कि मुझसे सच्चा प्यार भी करते थे। मेरे ससुर ने मुझे अपनी परवाह दिखाई और अब मुझे महसूस हुआ कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खुदगर्ज नहीं होते। मैं हमेशा सोचती थी कि हर कोई सवाल अपने बारे में सोचता है, कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब मैं जान चुकी थी कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और मुझे अपनी जिंदगी के अच्छे पहलू को देखना और समझना होगा।
हालांकि मेरे मन में एक सवाल अब भी था कि मेरे पति ने अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाया था। जब मैंने उनसे पूछा तो वह धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब तुम साफ साफ देख सकती हो कि मेरे चेहरे पर कितनी पट्टियां बंधी हुई हैं। दरअसल उस दिन जब मुझे गुंडों ने हमला किया था तो मेरा चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे इस खौफनाक चेहरे के साथ नहीं मिलूंगा। पहले मुझे पूरी तरह से इलाज करवाना था और जब मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब तुमसे सब कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मेरे पति की बातों से मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं था। वह मुझे सही समय पर सब बताना चाहते थे, लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से घटित हुई कि वह मुझे पहले कहीं नहीं बता सके। मैं समझ गई कि उन्होंने मेरा भला ही सोचा था और वह मेरी चिंता और सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रहे थे। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि कभी कभी जो बातें हमें डराती हैं वही हमारी सबसे बड़ी मदद बन जाती हैं। इस यात्रा में मैं कई उतार चढ़ाव से गुजरी, लेकिन अंत में मुझे यह समझ आया कि हमें कभी भी किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना कारण और परिस्थितियां होती हैं। मुझे यह भी समझ में आया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विश्वास और समझ के आधार पर बनते हैं। मेरी कहानी से यह साबित हुआ कि जो कुछ भी हम आज देखते हैं वह कल किसी और रूप में बदल सकता है। जो हमें कठिनाई लगती है वह कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मदद भी बन सकती है। हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नया सूरज उगता है। आज मैं यह महसूस करती हूँ कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी हमें अपने डर से ऊपर उठकर अपने सपनों को सच करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर मैं इस सब से कुछ सीखी तो वह यह है कि हमें कभी भी अपने अनुभवों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन हमें कुछ भी देता है, हम उसे अपने आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ स्वीकार करें, और यही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा। अब मैं एक नई की सोच के साथ आगे बढ़ रही थी और मुझे यकीन था कि इस यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल मधुर आवाज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर